आज कानपुर देहात भी हम सभी पर ऐसा ही स्नेह दिखा रहा है। आपका ये प्यार ही मुझे निरंतर प्रेरित करता है कि आपके लिए दिन रात मेहनत करो, दिन रात आपके लिए मैं खुद को खपाता रहूं। साथियों, कानपुर देहात बिठूर की इस पावन धरती में हमें गुरु परंपरा से लेकर आजादी तलक हर प्रकार का जीवन में एक ललक, एक जोम, एक कमिटमेंट हमें नजर आता है। आज हमारे साथ जालौन के भी लोग वर्चुअली जुड़े हुए हैं। हाथ से बने रंग बिरंगे कागजों के लिए प्रसिद्ध जालौन की धरती को भी मैं प्रणाम करता हूं। साथियों, मैं कानपुर देहात का एक और वजह से बहुत आभारी हूं। कानपुर देहात ने अपने सपूत को देश के सर्वोच्च पद पर भेजा है। मैं जब भी हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी से मिलने जाता हूं तो वो मुझसे आप लोगों के बारे में, कानपुर देहात जिले के जीवन के बारे में इतनी बातें बताते हैं, उनके दिल में आपके लिए जो प्यार है वो उनकी बातों में आसानी से समझ में आता है। साथियों, आज उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण और उत्तराखंड में और गोवा में मतदान हो रहा है। मैं सभी मतदाताओं, विशेषकर फर्स्ट टाइम वोटर्स से आग्रह करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट देने का उनका ये पहली बार मौका, उस मौके को जाने न दे, ताकि अपने जीवन में उनको याद रहेगा कि कितनी छोटी उम्र में पहला वोट डाला था। आज उत्तराखंड में भी चुनाव हो रहा है, आज गोवा में भी चुनाव हो रहा है, और अब जब गोवा में चुनाव हो रहा है तो मैं देश के मतदाताओं के सामने, और विशेषकर जहां चुनाव चल रहा है वहां के मतदाताओं को भी एक बात से अवगत कराना चाहता हूं। मैंने कल गोवा के एक अखबार का इंटरव्यू देखा। देखिए, चुनाव गोवा में चल रहा है और टीएमसी, ममता बनर्जी की पार्टी, उनके एक नेता, उसने गोवा में वो चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं और उनको पूछा गया कि यहां आपकी पार्टी का कोई वजूद तो है नहीं, आप यहां चुनाव लड़ने क्यों आए हो? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? वो जवाब देश के इलेक्शन कमीशन के लिए भी
गौर करने जैसा है। हिंदुस्तान के मतदाताओं को भी गौर करने जैसा है और मेरे उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को भी गौर करने जैसा है। क्या जवाब दिया? बंगाल की टीएमसी पार्टी जो गोवा में चुनाव लड़ने गई है, वो कहती है हमने तो उस पार्टी से इसलिए गठबंधन किया है क्योंकि हम गोवा में हिंदू वोटों को बांटना चाहते हैं। आप देखिए ये हिम्मत, क्या ये लोकतंत्र है, सेकुलरिज्म है क्या? आप खुलेआम कहें कि हम हिंदू वोटों को बांटना चाहते हैं, तो आप किसके वोट इकट्ठा करना चाहते हो? ये भेदभाव, क्या ये भाषा लोकतंत्र की है क्या? मैं गोवा के मतदाताओं को कहना चाहता हूं, ये मौका है इस प्रकार की राजनीति को दफना देने का। मेरे प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश में दूसरा चरण का जो ट्रेंड आया है और पहले चरण की वोटिंग जो हुई है, इसने 4 बातें बहुत साफ कर दी है। पहला, भाजपा की सरकार, योगी जी की सरकार फिर से आ रही है, जोर शोर से आ रही है, गाजे बाजे के साथ आ रही है। दूसरा, हर जाति, हर बिरादरी के लोग, हर वर्ग के लोग बिना बटे, गांव और शहर बिना बटे, आज बिना किसी भ्रम में पड़े एकजुट होकर यूपी के तेज विकास के लिए वोटिंग करके पहले फेज में बीजेपी को बहुत आगे बढ़ा दिया है और दूसरा फेज भी बढ़ रहा है। तीसरा, हमारी माताओं बहनों ने, हमारी बेटियां ने बीजेपी की जीत का झंडा खुद उठा लिया है। माताओं बहनों ने सुरक्षा के नाम पर सम्मानपूर्वक जो जिंदगी मिल रही है, उसके लिए माताओं बहनों ने बीजेपी को जिताने का झंडा उठा लिया है। चौथा, ये पहले 2 चरण के आधार पर मैं विश्वास से कह रहा हूं, चौथा, मेरी मुस्लिम बहनें चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के मन बनाकर मोदी को आशीर्वाद देने के लिए घर से निकल रही है। हमारी मुस्लिम महिलाएं, हमारी मुस्लिम बहनें, बेटियां जानती हैं कि जो सुख दुख में काम आता है वो ही अपना होता है। इन 4 बातों ने इन गौर परिवारवादी लोगों का चारों खाने पर चित्त कर दिया है भाइयों, उनको पराजित कर दिया है। यूपी के लोगों ने इन्हें 2014 में हराया, 17 में फिर से हराया, 19 में फिर एक बार हराया और अब 22 में भी गौर परिवारवादी फिर से हारेंगे।
इस बार उत्तर प्रदेश में रंगों वाली होली 10 दिन पहले ही मनाई जाएगी। 10 मार्च को ही जब चुनाव नतीजे आएंगे, धूमधाम से रंगों वाली होली शुरू हो जाएगी। भाजपा की प्रचंड जीत की खुशी मनेगी। हर बार ये लोग चुनाव में आते हैं तो नया पार्टनर लेकर के आते हैं, नया साथी लेकर के आते हैं। नए साथी के कंधे के भरोसे चलने की कोशिश करते हैं। आप लोग ऐसा लोगों पर विश्वास करेंगे कि जो हर चुनाव में जिस साथी को लाते हैं उसको भी धक्का मार करके निकाल देते हैं, दूसरे चुनाव में दूसरा साथी लाते हैं, तीसरे चुनाव में तीसरा साथी लाते हैं। जो साथी बदलते हैं वो आपका साथ देंगे क्या? वो आपका साथ देंगे क्या? जो चुनाव में साथ जिएंगे साथ मरेंगे के वादे करते हैं, चुनाव समाप्त होते ही लात मार देते हैं, वो आपका भला करेंगे क्या? अरे जो अपने साथियों पे भरोसा नहीं करते वो आप पे भरोसा करेंगे क्या? आपका भला करेंगे क्या? आपको साथ देंगे क्या? तो ऐसे लोगों पर हम भरोसा कर सकते हैं क्या? ऐसे लोगों के साथ हम चल सकते हैं क्या? जो सिर्फ गौर परिवार का भला करना चाहते हैं, वो कभी हमें के युवाओं का भला करेंगे क्या? यहां की माताओं बहनों का भला करेंगे क्या? यहां की बेटियों का भला करेंगे क्या? और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे आग्रह करने आया हूं, सारी समस्याओं का समाधान विकास में ही है। हमें विकास के रास्ते पर चलना है। मतदाताओं को गुमराह करते हैं और पराजय के बाद में हार का ठिकरा जिसको साथ में ले आए हैं ना, उसी पे गले पर मर देते हैं जी। आप देखिए 10 मार्च के बाद कैसे ये लोग अपने नए साथी को कोसना शुरू करेंगे। दोनों एक दूसरे को तू मैं करेंगे। साथियों, पहले की सरकारों ने यूपी के सामर्थ्य के साथ इंसाफ नहीं किया। इन लोगों ने यूपी को लूटा, दिन रात लूटा और यहां के लोगों को अपराधियों, दंगाइयों, माफियाओं के हवाले कर दिया। ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था? आप ऐसी मुसीबतें में जीते थे कि नहीं जीते थे? असुरक्षा थी कि नहीं थी? इन लोगों ने तरीका ऐसा बनाया था कि परिवार के हर सदस्य को इनकी राज करने का तरीका मालूम है ना आपको? ये गौर परिवारवादी जब राज करते थे तो परिवार के सदस्यों को अलग अलग इलाका बांट देते थे। भतीजा इस जिले में से रुपये कमाएगा, भांजा यहां से लूटेगा, बहन उस इलाके की मालिक, चाचा उस इलाके का मालिक। उन्होंने इलाके बांट दिए थे कि नहीं? लूटने के तरीके खोज लिए थे कि नहीं? लोगों का भला करने के लिए नहीं, लूट करने की व्यवस्था बनाई थी कि नहीं बनाई थी? वही आपका एरिया लूट लो। भाइयों बहनों,
इन लोगों का बस चलता, इन लोगों का बस चलता तो कानपुर और कानपुर की तरह ही यूपी के और शहरों में एक एक मोहल्ला माफियागंज के नाम से बना देंगे। क्या हर शहर में माफियागंज मोहल्ला चाहिए क्या? हर नगर में माफियागंज मोहल्ला चाहिए क्या? ये माफियाओं से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? याद करिए, पहले किस तरह गरीब के, मध्यम वर्ग के, व्यापारी कारोबारी के घरों पर, जमीनों पर अवैध कब्जा हो जाता था। योगी जी की सरकार ने इन भू माफियाओं पर ऐसी शक्ति दिखाई कि उनकी माफियागिरी आखिरी सांसें गिन रही है। उनकी माफियागिरी आखिरी सांसें गिर रही है। अगर उनको सपा जैसा डॉक्टर मिल गया तो फिर से सांसें दौड़ने लग जाएगी। अब ये परिवारवादी इन माफियाओं को नई ताकत देने का बहाना ढूंढ रहे हैं, इसलिए उनको सरकार चाहिए। आपने देखा कि बीते कुछ दिनों में कितने ही वीडियो निकले हैं। आपने देखा होगा वीडियो, इनके गुंडों ने, उनकी जो वीडियो आई है, उन्होंने पत्रकारों को भी छोड़ा नहीं है। भाइयों बहनों, पत्रकारों को भी बुरी तरह से पीटा है, क्योंकि उस पत्रकार ने सच बोलने की हिम्मत दिखाई है। यूपी के लोगों को इनसे सतर्क रहना है। इन लोगों का सरकार भी लौटने नहीं देनी है। भाइयों और बहनों, गरीब का कल्याण, उसका सशक्तिकरण भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आप याद करिए, 2017 से पहले जब इन घोर परिवारवादियों की सरकारें थी, तब आए दिन यूपी में राशन घोटाले की खबरें आती थी कि नहीं आती थी? राशन घोटाला होता था कि नहीं होता था? गरीब का राशन मार लिया जाता था कि नहीं मार लिया जाता? इन लोगों ने लाखों फर्जी राशन कार्ड बनाकर राशन माफियाओं का दानव ऐसा पैदा कर दिया था जो गरीब को भूखे रहने के लिए मजबूर करता था। डबल इंजन की सरकार ने फर्जी राशन कार्डों के इस खेल को खत्म कर दिया। आज यूपी के करोड़ों नागरिकों को मुफ्त राशन का डबल बेनिफिट मिल रहा है, पूरा बेनिफिट मिल रहा है। यही कारण है कि 100 साल के बाद इतने बड़े संकट में, इतनी बड़ी दुनिया की महामारी, दुनिया की इतनी बड़ी बीमारी में भी गरीब का चूल्हा जलता रहा है भाई। और मेरी माताओं बहनों, संकट अगर आ भी गए हैं, ये मोदी है, मेरी गरीब मां बहन का चूल्हा कभी बुझने नहीं देगा। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना भी मदद कर रही है। अगर यूपी का कोई परिवार
किसी दूसरे राज्य में जाएं, अगर वो उत्तर प्रदेश से मानो गुजरात चला गया, महाराष्ट्र चला गया, कर्नाटक चला गया, पंजाब चला गया, तो उसको अब उसके राशन कार्ड भले यूपी का होगा, उसको पंजाब में भी राशन मिलेगा, महाराष्ट्र में भी राशन मिलेगा, मुंबई में भी राशन। एक राज्य से दूसरे राज्य कोई जाएगा, गरीब आदमी भूखा नहीं मरेगा। भाई और बहनों, डबल इंजन की सरकार का काम कैसा होता है? एक गरीबों को पक्के आवास की योजना में भी दिखता है। पहले की सरकार ने पूरे कार्यकाल में गरीबों के लिए घर बनाने में कितनी उदासीनता रखी। मुझे बताइए, भारत सरकार पैसे भेजे, गरीब को घर चाहिए, मोदी घर बनाना चाहता है, लेकिन 2014 में यहां ऐसी सरकार थी, वो गरीबों के लिए घर बनाने के लिए तैयार नहीं थी।